बच्चों, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में एक टॉपिक है आपका पहला, दैट इज, बेटा देख तो ले, इसमें कुछ चल रहा है। ओके, नाउ जैसे इस बच्चे ने कहा पहले क्लासिफिकेशन बता दो, तो एक सेकेंड लगेगा। क्लासिफिकेशन बता रहा हूं मैं। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का मतलब सभी जानते हैं, एनीथिंग हैविंग मास ऑक्युपाइज स्पेस नोन एज मैटर। और आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ चुके हो, आप जानते ही हो मैटर का मतलब क्या है और वेव का मतलब क्या है। इस मैटर को क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं। मैटर के क्लासिफिकेशन के दो तरीके हैं। वन इज फिजिकल, दैट इज अपीयरेंस बेस्ड। वन इज केमिकल। केमिकल कहने का मतलब होता है उसके फॉर्मूलेज या उसमें जो बॉन्डिंग है उनको देखना, वो केमिकल होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन अपीयरेंस बेस्ड जिसे है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। इज इट क्लियर? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में चीजें सॉलिड, लिक्विड, गैस होती हैं। इट इज वेरी सिंपल, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर आप किसी को हीट करते हैं तो थर्मल एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल दूर होते हैं और वो गैस में बदलता जाता है। और किसी को कूल करते हैं तो थर्मल एनर्जी कम होती जाती है और वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। जैसे पानी है, वो लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है। अगर आप कूल करते जाओगे तो सॉलिड बनते जाएगा, हीट करते जाओगे गैस। तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कौन सी फेस होगी। केमिकली चीजें दो तरह से होती हैं। जब आप उसको फॉर्मूला लेवल पे देखते हो तो या तो एक ही चीज बार बार रिपीट होती है तो वो प्योर होती है, और अगर दो अलग चीजें वहां प्रेजेंट है तो मिक्सचर है। एक ही चीज का रिपीटिशन जब होता है तो वो भी दो तरीके से हो सकता है, या तो कोई एलिमेंट ही रिपीट कर रहा हो और या फिर कोई कंपाउंड रिपीट कर रहा हो। एलिमेंट का मतलब तो समझते ही हो ना, मतलब एक ही न्यूक्लियस होगा और कोई भी नहीं। दैट इज, अगर आयरन है तो सारे पार्टिकल आयरन के हैं, कैल्शियम है तो सारे कैल्शियम है, ऑक्सीजन है तो सारे ऑक्सीजन, तो वो एलिमेंट हो गए। फिर आपको पता चला भाई ये एलिमेंट भी सब एक जैसे नहीं होते। एलिमेंट में भी कुछ मेटल्स के कैरेक्टर रखते हैं, कुछ नॉन मेटल्स के कैरेक्टर रखते हैं, और कुछ में दोनों के कैरेक्टर होते हैं, तो वो मेटेलॉइड हो जाते हैं। तो ये एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। अब एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर है? कंपाउंड बेसिकली हम कहते हैं व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन ए डेफिनेट रेशियो, तो जो कुछ बना वो कंपाउंड है। तो एक डेफिनेट रेशियो में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन हो चुके हैं, और ये भी अगर कार्बन के हैं तो ऑर्गेनिक हैं और किसी और के हैं तो इनऑर्गेनिक हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो सकता है। मिक्सचर भी बेटा दो तरह का होता है। एक मिक्सचर आपका कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर, और एक मिक्सचर आपका क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी अगर आपने पानी में रेत डाल दी तो रेत के पार्टिकल अलग से दिखते हैं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पानी में शुगर मिलाई, शुगर गायब हो गई, मतलब दिखना बंद हो गई, वो होमोजीनियस है। यानी वो आप कहीं से भी पानी का सैंपल ले लें, वो टॉप से बॉटम से वहां हर जगह एक जैसा दिखेगा, होमोजीनियस। और अलग अलग कहीं हो तो वो हेट्रोजीनियस। जैसे आपने चाय बना के पी रहे हैं, है नी, आपने चाय बना ली, अब उस चाय जो आपने बनाई है उसमें जो ग्लास में चाय है उसमें कहाँ की चाय ज्यादा टेस्टी या मीठी होगी? सरफेस वाली लेयर की या नीचे वाली लेयर की या मिड में, है ना? तो इट इज अ कॉमन सेंस, ओवरऑल डेंसिटी सेम है, सब कुछ सेम है, तो एक जैसी होगी। लेकिन कई लोग फिर भी कहेंगे नहीं सर, नीचे वाली चाय ज्यादा मीठी होती है। ये वो लोग हैं जो चाय बनने के बाद चीनी डालते हैं और चीनी घुलती नहीं है। जब चीनी घुली नहीं है तो वो हेट्रोजीनियस हो गया, इसीलिए तुम्हें नीचे की चाय मीठी लग रही। और अगर वो पूरी घुल गई होती तो होमोजीनियस हो जाता। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिलेटिव वर्ड्स हैं, इट डिपेंड। अब बताओ इन सब में कोई दिक्कत है? बताओ बेटा, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर? वेरी गुड। कंपाउंड केमिकली बॉन्डेड होता है, मिक्सचर में खाली फिजिकल, ये कहें वंडरवॉल फोर्सेस से अट्रैक्शन है, या बॉन्ड्स होते हैं। मतलब ग्लूकोज है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में कुछ बॉन्ड्स है, यहाँ कोई बॉन्ड बॉन्ड नहीं है, खाली दो चीजें प्रेजेंट है। ठीक है। जो कंपाउंड होता है उसमें इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। जैसे ग्लूकोज में C6H12O6 है, कार्बन है, लेकिन ग्लूकोज खाते समय कभी कार्बन का टेस्ट नहीं आता। ऐसा नहीं आता अरे चीनी खा रहे थे कोयला आ गया मुंह में, बोले था तो उसमें कार्बन ले, इंडिविजुअलिटी खत्म। मिक्सचर में कभी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं होती। अगर पानी में तुमने चीनी मिलाई है और चीनी के बाद नमक मिलाया है तो नमक का भी टेस्ट आएगा, चीनी का भी आएगा, चाशनी में नहीं वो भी आएगा, नींबू पानी मिलाया उसका भी आएगा, यानी सबका टेस्ट आना है। समझ में आया? आता है नहीं आता?
अगर नहीं आ रहा डॉक्टर को दिखाओ, मैं क्या करूं। फिलहाल ये मिक्सचर और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, कंपाउंड की आइडेंटिटी होती है, यहाँ अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं। मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, पानी में नमक घुला हुआ है, हीट करो पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। ग्लूकोज में चाहोगे कार्बन निकाल लूं, नहीं हो सकता। CO2 तुम्हें दे दी गई गैस, कहा कि O2 निकाल ले इसमें से, नहीं हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि CO2 से O2 आराम से नहीं आएगी, कोई स्पेशल टेक्निक लगानी। कोई डाउट है पूरे इसमें, मिटा दे जल्दी, पूछो इसमें कोई और डाउट, हटाए फास्ट। अगली हेडिंग लिखो जल्दी से, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। भैया लॉज बनाए केमिस्ट्री में केमिकल कॉम्बिनेशन के, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब यही जो अभी हमने हेडिंग पढ़ी ना, कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर क्या है, तो कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हाँ भैया लॉ क्लियर है, ये कॉमर्स वालों का वैसे क्वेश्चन है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हाँ भैया कॉमर्स में एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने कहीं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन बिजनेस। मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है कोई, फिर भी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन बिजनेस। अरे कॉमर्स के बच्चा नहीं है कोई तुम में से, अच्छा सब तो यहाँ क्यों होते, यस चलो छोड़ो, वापस आओ यहाँ पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा तुझे, जरा बताओ, कन्वर्जेशन ऑफ मास, वेरी गुड। पहले लॉ का नाम है, जिसके कल पेपर है वो उस बेचारे को सीधा पढ़ाई दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। पहला लॉ है लॉ ऑफ कन्वर, ठीक है, कंजर्वेशन है, कन्वर नहीं है, कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ मास, ठीक है। पहला लॉ जो फादर ऑफ केमिस्ट्री ने दिया था, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोइसर मानते हैं, इन्होंने दिया था, लेवोशियर ने, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई बात नहीं बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहा गया, मास रिमेन्स कंजर्व। इसका कहने का बेसिक मतलब यही है, जितना मास रिएक्टेंट का रिएक्ट करेगा उतने ही मास का प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्व कहने का मतलब क्या होता है, फिक्स रहना, ना बढ़ना ना घटना। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना मास आप रिएक्टेंट का रिएक्ट कराएंगे, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास तोल के देख लो, उतना ही आएगा, ना कम आएगा ना ज्यादा आएगा। समझ में आया, कहना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो। इनका कहना है मैटर इज इनडिस्ट्रक्टेबल, ना तो तुम मैटर बना सकते हो, ना ही तुम मैटर को डिस्ट्रक्ट कर सकते हो। एटम है वो रीअरेंज हो जाते हैं, बस जब भी कोई दूसरा कंपाउंड बनता है, कोई एक नया कंपाउंड बनता है, तो एटम री घूमने दो। चलिए यहाँ क्या चाहते हैं बेटा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है कि ना तो मास बढ़ेगा ना घटेगा, और ये न्यूमेरिकल में बड़ा काम में आया आगे, इसको हम न्यूमेरिकल में कहते हैं POAC। न्यूमेरिकल में हम इसको क्या कहेंगे, POAC, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, कि एटम कंजर्व रहते हैं। मतलब क्या, जरा ध्यान से सुनना, अगर किसी को समझ में आ गया, कई न्यूमेरिकल मोल कॉन्सेप्ट के, या आई वांट टू से दैट इज मोल वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं, वो आसानी से आपसे स्टोशियोमेट्री के हो जाएंगे। आ रही आवाज, अब आ रही आवाज, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, नो वॉइस, ओके। एक मिनट रुकना, ये ना बीच में कॉल वॉल कर देते ना, तभी ये नाटक होता है, वॉइस आना जाना। यार इसका तो गार्जियन कंपोजिशन में क्या होता है कि आपने कोई भी एक कंपाउंड ले लिया, प्योर कंपाउंड, सपोज ये वाटर लिया है,
और इस वाटर में दो चीजें हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ये 2 ग्राम होगा, ये 16 होगा। इनके बीच का रेशियो 1:8 होगा। या हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लो, ऑक्सीजन का व्हाटएवर, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। तो सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि अगर कोई कंपाउंड बन गया है, इट इज प्योर कंपाउंड, तो उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट है, जो अंदर के एलिमेंट्स है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, उनका परसेंटेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं? यानी आपने मीथेन गैस बनाई, तो मीथेन गैस में कार्बन 12 ग्राम है, हाइड्रोजन 4 ग्राम है। तो अगर कार्बन का परसेंटेज निकालोगे तो 12/16 into 100 75% आएगा, और ऐसे ही हाइड्रोजन का 25 आएगा। दैट मीन्स ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन? Whenever two compound react to give a whenever two element reacts to give a compound, the ratio of the constituent element will always remain same. Yeah, if any compound is pure, whatever the source, इससे कोई मतलब नहीं, if any compound is pure, then the ratio of the constituent element will remain same irrespective of source. पानी तुम कहीं से ले आओ, is it clear? वो नदी का हो, नाले का हो, गंगा जी का हो, बारिश का हो, कहीं का भी हो, अगर वो पानी कहलाने लायक है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो यही है। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक, लेकिन प्योर होना चाहिए, प्योर वाटर के अंदर रेशियो यही आए। बोलो आ गया समझ में? इस लॉ के भी दो लिमिटेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई बच्चा बताएगा क्या लिमिटेशन है? कोई बच्चा बताएगा क्या लिमिटेशन है? जो पहले से पढ़ चुके हैं उन्हें तो आने चाहिए। बेटा इस लॉ का एक लिमिटेशन ये है कि अगर तुमने आइसोटोप ले लिया तो ये रेशियो अलग आएगा ही आएगा। भैया CO2 मैंने बनाया, लेकिन एक बारी कार्बन लिया 12, एक बारी कार्बन लिया 4, शब्द तो कार्बन ही कहलाएंगे, लेकिन यहां रेशियो आएगा 12:32 और यहाँ रेशियो आएगा 14:32। तो जरूरी नहीं कि हमेशा 12:32 आए। तो अगर आप आइसोटोप लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रेशियो अलग आएगा। तो इन केस ऑफ आइसोटोप रेशियो इज डिफरेंट। और दूसरा आइसोमर्स में, दूसरा लिमिटेशन इसका आइसोमर्स में है। क्या बच्चों याद आया क्या है आइसोमर्स का लिमिटेशन? अगर रेशियो सेम है, अगर रेशियो सेम है तो क्या एक ही कंपाउंड बन सकता है? नहीं आया समझ में? अगर रेशियो सेम है तो क्या एक ही कंपाउंड बन सकता है? दूसरा भी बन सकता है भाई। इज इट क्लियर? नहीं क्लियर हो? आइसोमर जानते हो क्या होता है? जैसे ये दो कंपाउंड है, इनका फॉर्मूला सेम है। आई मीन टू से मैंने एक फॉर्मूला ले लिया, लेट सपोज C2H6O। इससे एक कंपाउंड में ये बना सकता हूं जो ईथर कहलाता है, इससे ये कंपाउंड बना सकता हूं जो अल्कोहल कहलाता है। इन दोनों में ही यही फॉर्मूला है। तो इसके अंदर जो रेशियो वो कांस्टेंट है, इसके अंदर जो रेशियो वो भी कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? तो क्या वो जो कांस्टेंट रेशियो मिलाएंगे तो क्या यही बनेगा? ये भी तो बन सकता है। समझ में आ रहा है? तो अगर रेशियो कांस्टेंट है तो क्या एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा? ना, वो दूसरे को भी कर सकता है। इज इट क्लियर? हाँ, कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर रेशियो कांस्टेंट है, लेकिन इसका उल्टा चलो कि अगर रेशियो कांस्टेंट है तो क्या वही कंपाउंड होगा? उसका कोई आइसोमर भी हो सकता है। इज इट क्लियर? फिर से सुनो, हम ये कह रहे हैं कि मीथेन हमने बनाया, मीथेन में कार्बन के 12 लिए, हाइड्रोजन के 4, तो ये 75% था, ये 25% था। तो क्या कार्बन और हाइड्रोजन जब भी 25% और 75% में रेशियो मिलाएंगे मीथेन ही बनेगा क्या? मीथेन के अंदर ये रेशियो कांस्टेंट है, लेकिन इस रेशियो से सिर्फ मीथेन बनता है ये गारंटी नहीं, इस रेशियो से कोई और भी बन सकता है। इज इट क्लियर? अगर कोई इसका आइसोमर होगा तो वो भी बन सकता है। ठीक, तो इसका आप लिखेंगे देयर आर टू लिमिटेशन। इन केस ऑफ आइसोटोप्स द रेशियो मे बी डिफरेंट, एंड इन केस ऑफ आइसोमर्स द रिवर्स ऑफ दिस लॉ इज नॉट ट्रू। रिवर्स मतलब क्या इसी रेशियो से यही एक कंपाउंड बनेगा? ना, इस रेशियो से कोई दूसरा भी बन सकता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? मल्टीपल का मतलब तो जानते ही हो, मोर देन वन। ठीक है, मल्टीपल का मतलब समझ में आता है ना? तो व्हाट इज मल्टीपल प्रोपोर्शन? इनका ये कहना है कि अगर दो एलिमेंट है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, इन्होंने बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो एलिमेंट जब रिएक्ट करेंगे तो एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं। टू एलिमेंट कैन रिएक्ट टू गिव मोर देन वन कंपाउंड। दो एलिमेंट जब रिएक्ट करते हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं। अब हमें कैसे मालूम ये अलग अलग है? हमें कैसे मालूम ये चीजें अलग अलग है? तो एक का मास फिक्स करो, ये कार्बन का मास 12 कर दिया है,
यहां भी कार्बन 12 है, चांस की बात है, फिक्स है। अब ऑक्सीजन का मास देखो अलग अलग आएगा। अगर ये दोनों कंपाउंड सेम होते तो जितना कार्बन है और जितनी ऑक्सीजन है उतना ही दोबारा आता, लेकिन यहां कार्बन फिक्स किया और ऑक्सीजन अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है। तो पहला सेंटेंस हो गया, टू एलिमेंट मे रिएक्ट टू गिव मोर देन वन कंपाउंड। दो एलिमेंट जब रिएक्ट करेंगे तो एक से ज्यादा कंपाउंड आ सकते हैं। टू एलिमेंट्स में रिएक्ट टू गिव मोर देन वन कंपाउंड। दूसरा क्या आ गया सेंटेंस, विद द फिक्स वेट ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का फिक्स वेट ले लो, विद द फिक्स वेट ऑफ वन एलिमेंट वेरिएबल वेट ऑफ अदर एलिमेंट रिएक्ट। एक एलिमेंट का अगर फिक्स वेट लोगे तो दूसरे एलिमेंट का वेट जो रिएक्ट कर रहा होगा वो क्या होगा, वेरिएबल। विद द फिक्स वेट ऑफ वन एलिमेंट वेरिएबल वेट ऑफ अदर एलिमेंट रिएक्ट। बोलो दो सेंटेंस क्लियर है बेटा। पहला सेंटेंस क्या था, टू एलिमेंट में रिएक्ट टू गिव मोर देन वन कंपाउंड। दो एलिमेंट जब रिएक्ट करेंगे तो क्या एक ही कंपाउंड बनेगा ना, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। इज इट क्लियर। और फिर दूसरा क्या आ गया, एक एलिमेंट का वेट फिक्स करोगे तो दूसरे एलिमेंट का वेट क्या आएगा, वेरिएबल। यहां तक क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है, इन वेरिएबल वेट्स में जब आप एक सिंपल रेशियो निकालना चाहोगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। these variable weights bears simple whole number ratio। मतलब 16 और 32 को जब डिवाइड करेंगे आपस में 1:2 आएगा या 2:1 व्हाटएवर, और ये रेशियो एक सिंपल आएगा। मतलब ये 2:3 आ सकता है, 1:2 आ सकता है, 1:3 आ सकता है, ऐसे ही आएगा। इट विल नेवर 87:99 ऐसा नहीं आएगा। मतलब ये रेशियो एक सिंपल रेशियो आएगा। बोलो क्लियर है। ये लॉ के न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं कि प्रूफ करना होता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। हाँ, एमसीक्यू में तो बेसिकली डिफाइन करके ही पूछा जा सकता है, ठीक है। एमसीक्यू में न्यूमेरिकल नहीं आने चाहिए, फिर भी एक एमसीक्यू आ सकता है, वो सुन लीजिए। ये बहुत कॉमन है कि उन्होंने आए तो डायरेक्ट आंसर बिना सोचे लिख देना है। M2O3 है और M3O4 है, ठीक है। एक दिया होगा, दूसरे का फॉर्मूला पूछा होगा, आंख बंद करके ये दिया तो ये दिया तो ये, ग्रेडेड, ठीक है। ये हमारे यहाँ कोर्स में एक है, आयरन का कंपाउंड है ना, Fe3O4 और Fe2O3, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन ये है कि मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और एक ऑक्साइड बना रहे हैं जिसमें 30% मेटल है। फिर उन्होंने कहा कि बताओ उसका दूसरा ऑक्साइड कौन सा हो सकता है। तो एक M2O3 था और एक M3O4 है। फिलहाल कल के लिए जिनका पेपर है उनके लिए मैं कह रहा हूँ याद करो, नहीं तो ये न्यूमेरिकल आपको कराया है कॉपी में, दोबारा करा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब कल से मैं क्या करूंगा ना, इस क्लास जब पढ़ाऊंगा ना तो एक बारी ना कैमरा पीछे भी ऐसे करके रिकॉर्डिंग में ओए पिटने का काम कर रहे हैं। तो तुझे कैसे मालूम कॉल आ रहा है, इसका मतलब स्विच ऑफ करके नहीं आते हो क्लास में। कितनी बार कहा जाता है एकदम साइलेंट हो या स्विच ऑफ हो, तुम्हें कैसे मालूम कॉल आ रहा है। अगर साइलेंट है तो भी नहीं आना चाहिए, तो कैसे आ गया कॉल। तो वाइब्रेट भी बंद करके रखो। नहीं, अगर तुम्हें पढ़ना ही नहीं है तो मैं उसमें कर क्या सकता हूँ। तुम्हारे घर वाले पीछे पड़े कुछ हो रहे हैं, होना कुछ नहीं है उसका। जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है पढ़ने की, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सारा रिकॉर्ड जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड। ये अभी घर वालों को सुनाऊंगा मैं, मतलब आपके घर वालों को कहूंगा जब उनका फोन अभी आएगा ना कि क्या करते हो आप बताते नहीं, कहूंगा रिकॉर्डिंग सुन लिया करो। हम तो रिकॉर्डिंग ही भेजते हैं, उसमें साफ साफ आपके बच्चे को क्या क्या शब्द कहे गए हैं, अपशब्द कहे गए हैं और सुशब्द कहे गए हैं और कुशब्द कहे गए हैं, वो सुन लो अपने आप, है नहीं है। अब क्लास में बैठे हो, नेताजी फोन निकाल के रहे, हेलो हाँ हम बोल रहे हैं, जूता सही किया जाए तुम्हें, हीरो बन रहे हैं। और एक बारी मैं रोज ना कैमरे को यूं टिल्ट करके सबकी वीडियो बना के फिर कहूंगा भैया जिसको देखना मेरी औलाद आई है नहीं आई है, जहां से देख पूरा लेक्चर देखो। और जब मैं वीडियो डालूंगा उसमें लिख दूंगा टाइम 32 to 33 मिनट, इस 1.5 मिनट में क्लास के बच्चों की फोटो है, जिससे आपके माँ बाप आराम से देख लें कि हमारे बच्चे होनहार बच्चे हैं। और डेली एक बच्चे पे फोकस करके कि ये वो है जिनने मोबाइल निकाला था और जितने शब्द कहे गए थे आज इनके लिए स्पेशली कहे गए थे, ये आज के हमारे चांद सितारे हैं, जिसे कहते हैं ना मैन ऑफ द मैच, पर्सन ऑफ द क्लास, उसमें है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ रहे थे हम लॉज, चौथा लॉ पे आ जाए, है ना बेटा। चौथे लॉ का नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, और इसको गे-लुसेक्स लॉ भी कहते हैं, है ना, ठीक है, लिख लीजिए। अगला लॉ, ये थोड़ा सा बच्चों को कभी कभार तंग करता है, गे-लुसेक्स लॉ, और इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। इट इज नोन एज
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम. It is Gay-Lussac's law. Gaylussac's Gay-Lussac's law. ठीक है. अब ये लॉ क्या कह रहा है, जरा इसको समझने की कोशिश करना. पहली बार में तो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, मैक्सिमम. पता क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि ये लॉ है फॉर गैसेस है ये लॉ. और अभी आपने गैसियस स्टेट चैप्टर नहीं पढ़ा. जब आप वो स्टेट्स ऑफ मैटर का गैसियस स्टेट पढ़ लोगे तो आपको इस लॉ में कोई टेंशन नहीं होगी. लेकिन जब तक वो चैप्टर नहीं पढ़ा तब तक ये लॉ थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है. थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ज्यादा नहीं. अब बच्चों जरा पहले कॉमन सेंस लगा लेना. हम गैसेस की बात कर रहे हैं, सोच लेना गैसेस. अच्छा बेटा, अगर गैस है तो उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत होते हैं, इतना तो पता होगा. अब जैसे ये कमरा है, इस कमरे में गैसेस है, और अगर 10-20 गैसेस के मॉलिक्यूल या मोल आए, को फर्क पड़ेगा? इसी कमरे में एडजस्ट हो जाएंगे. इज इट क्लियर? तो जरा ये कॉमन सेंस रखना कि गैस लॉ हम पढ़ रहे हैं, हम लिक्विड या सॉलिड नहीं पढ़ रहे. आधे से ज्यादा गधे एक ही बात सोचते हैं, ये कैसे? मैं फिर कहता हूं भाई ये गैस है, लिक्विड नहीं. उनके दिमाग में लिक्विड या सॉलिड होता है. अब देखो, इसमें पहली चीज जो तुम्हें समझ में आ गई या आ जाएगी वो ये है. ये लॉ ये कह रहा है कि अगर इसके तुमने 10 ml लिए और इसके 10 ml लिए, इसके 10 ml लिए और इसके 10 ml लिए, आधे से ज्यादा ml बोलते सोचते लिक्विड ले लिया. भाई ये गैस भी वॉल्यूम नापा जा सकता है. तो ये 10 ml लिए, तो बेटा गैस के 10 ml का मतलब समझ में आया? एक गुब्बारे के अंदर गैस भरी हुई है, वो 10 ml का गुब्बारा. दूसरे गुब्बारे में गैस भरी, वो भी 10 ml का. उसका एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रेशर होगा, एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर. ठीक है. अब हमने जब मिलाई, दोनों गुब्बारे मिला दिए, तो ये 20 ml गैस बन गई. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं. बोले 10 ml ये, 10 ml ये, 20 ml हो गई, कोई दिक्कत. वेरी गुड. अब देखो परेशानी की जड़ कहां से आ गई. ये है परेशानी की जड़. N2 + 3H2 = 2 NH3. अब ये हमने 10 ml ली है और ये 30 ml ली है, प्रॉपर सेम टेम्परेचर प्रेशर में. तो ये कितने ml बनेगी? हाँ, 80 बनेगी. तू तो अमेरिका से पढ़ने के लायक है, तू अमेरिका से पढ़ ले जाके. हाँ भैया, इसका उत्तर है इसके 20 ml बनेंगे. इसका उत्तर क्या है? इसके कितने ml बनेंगे? 20 ml, अगर टेम्परेचर प्रेशर सब सेम है तो ये लॉ क्या कह रहा है? अब आधे से ज्यादा क्यों बच्चा खा जाते हैं, उनके दिमाग में पता क्या होता है? पहले वाला एग्जाम्पल, और दिमाग में वो लिक्विड ही होता है. बोले 10 ml, फिर 10 ml, और ये लेके चल रहे हैं. 10 ml यहां तक आया, फिर 10 ml यहां तक आया, फिर तो हो गया 20 ml उनके दिमाग में यार. जबकि वो ये समझने को तैयार नहीं है भैया ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं. तो हमें यहाँ गैसेस में जो असलियत है, इस लॉ को कायदे से समझाया था डाल्टन ने, नहीं सॉरी, इस लॉ को कायदे से समझाया एवोगैड्रो ने. और उसने कहा गैसेस में वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स. गैसेस में एक्चुअली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैस का नाम क्या है, वो हाइड्रोजन है या CO2 है या NO2, इससे कोई फर्क नहीं. फर्क किससे पड़ता है? मोल्स. किसके पार्टिकल कितने ज्यादा है. जितने ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा वॉल्यूम, पार्टिकल कम तो वॉल्यूम कम. तो गैस का वॉल्यूम एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रेशर पर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अगर टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है तो जितने पार्टिकल होंगे उसके हिसाब से वॉल्यूम होगा. फिर से सुनना, ये जैसे एक डब्बा है, जैसे तुम्हारा दिमाग, ठीक है, ये एक डब्बा है, ठीक. इस डब्बे में गैस भरी है, ठीक है. इस डब्बे में लेट सपोज आपने एक वैल्यू लेके चल रहे हैं 20 मोल्स हाइड्रोजन गैस के भरे. इस डब्बे में 20 मोल हाइड्रोजन गैस के भरे. तो आपको एक टेम्परेचर मिला 300 केल्विन और प्रेशर मिला 1 एटमॉस्फेयर मान लो. समझ में आया? अब आपने हाइड्रोजन गैस निकाल दी. हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, हल्की गैस. अब आपने एक भारी गैस डाल दी. लेट सपोज आपने इसमें CO2 डाल दी. हाइड्रोजन का वेट तो 2 था और इसका वेट कितना है? 44, मतलब उससे कहीं ज्यादा भारी गैस, ठीक है. लेकिन CO2 के भी 20 मोल ही डाले. यही टेम्परेचर आएगा, यही प्रेशर आएगा, गारंटेड. मतलब गैस इस बात पे डिपेंड नहीं करती उसका वेट कितना है, इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि गैस कौन सी है, नाम क्या है. गैस में
अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम आ गया तो गारंटेड नाम की ऐसी कम तैसी मोल भी उतने ही आएंगे जितने पहले। इज इट क्लियर? चाहे वो CO2 चाहे NO। तो अगर इसका 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 टेम्परेचर प्रेशर हम सेम कर दें सारे गैसेस का, तो ये बैलेंसिंग फॉलो करेगी। मतलब शुरू में पार्टिकल टोटल कितने हैं, इससे मतलब नहीं कौन सा किसका पार्टिकल है, टोटल पार्टिकल शुरू में कितने, 4, बाद में पार्टिकल कितने रह गए, 2। अगर पार्टिकल आधे हो गए और टेम्परेचर प्रेशर वही रखोगे तो गारंटेड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, आधा। समझ में आया? इज इट क्लियर? तो गैस में, अब जिसको नहीं समझ में आया उसे एक बार और समझाने दो फिर पूछ लेना। लेट सपोज यहां पे 20 मोल CO2 गैस था, ये टेम्परेचर प्रेशर था। अब इसमें से हमने कुछ गैस निकाल ली, ठीक, हमने क्या किया, 10 मोल्स गैस निकाल ली, ठीक है। और 10 मोल निकालने के बाद हमने कहा भाई हम टेम्परेचर इतना ही रखेंगे, प्रेशर इतना ही रखेंगे। गैस के पार्टिकल तो बाहर आ गए ना, गैस तो कम हो गई तो प्रेशर कम हो जाना चाहिए, लेकिन हमने पिस्टन लगाया और पिस्टन धीरे 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 नीचे आ रहा है। इज इट क्लियर? वापस यही टेम्परेचर प्रेशर आ गया, और जब यही टेम्परेचर प्रेशर आया तो मोल्स भी उतने ही आ जाएंगे इसी रेशियो में। मतलब ये टेम्परेचर प्रेशर कब आएगा, एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू कब आएगी, जब एग्जैक्ट पार्टिकल आधे हो गए हो। अगर आधे पार्टिकल कर दिए हैं आपने तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, आधा। और जैसे ही आधा वॉल्यूम आएगा फिर से यही कंडीशन आ जाएगी। इज इट क्लियर? यानी गैस में एक इक्वेशन फॉलो होती है, PV इक्वल टू nRT। ये गैस की इक्वेशन है, इट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। और यहाँ V वॉल्यूम है, N मोल्स है, R और T, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और P प्रेशर। और यहाँ पे अगर प्रेशर R और T कांस्टेंट हो, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्योंकि R तो कांस्टेंट ही है, तो गैस का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब समझ में आया, किसके पार्टिकल्स कितने हैं, जिसके पार्टिकल्स ज्यादा है उसका वॉल्यूम ज्यादा, जिसके पार्टिकल कम है उसका वॉल्यूम कम। इज इट क्लियर? मान लो आपने टेम्परेचर 300 केल्विन रखा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखा, कोई गैस ले ली, कोई भी गैस ले ली, और आपने वॉल्यूम उसका डबल कर दिया अभी से, ठीक है, जितना वॉल्यूम अभी है उससे डबल कर दिया, तो ये कंडीशन मेंटेन करने के लिए आपको मोल्स भी क्या करने पड़ेंगे, डबल करने। समझ में आया? ये कंडीशन मेंटेन करने के लिए अगर वॉल्यूम डबल किया है तो मोल्स भी क्या होंगे, डबल, और अगर वॉल्यूम आधा किया तो मोल्स भी आधे। अब जैसे रिएक्शन में ये मोल्स आधे हो गए, ये 1 और 3 मिलकर 2 ही मोल्स रह गए, 2 मोल्स रह गए यानी मोल्स आधे, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, बोलो भैया क्लियर है? पहले सारे लॉ हेडिंग लिख लिए। तो ये गेल-लुसैक्स लॉ के क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा, ये वाले क्वेश्चन वो देते हैं गेल-लुसैक्स लॉ के, जो अधिकतर बच्चे एग्जाम में नहीं पकड़ पाते, वो ऐसे लिख के दे देते हैं N2 + 3H2 twice NH3, और ये कह देंगे 60 ml लिया है, ये 40 ml, या लेट सपोज ये 180 ml लिया है, फिर कहेंगे बताओ इसके कितने ml बन रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं पूरा पूरा रिएक्ट कर रहा है 1:3, पूरा पूरा रिएक्ट कर रहा है, 1 रिएक्ट करेगा तो ये 2 बनेगा, यानी ये जितने आपके ml है उससे आधे ml बनने हैं, 240 है तो बाद में कितने बनेंगे, 120। आ रहा है समझ में? तो गेल-लुसैक्स लॉ के डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, और उसमें कुछ नहीं करना होता, बस ये पहचानना है टेम्परेचर प्रेशर शुड रिमेन सेम। बोलो बेटा टाइम बताना जल्दी से, बैटरी खत्म हो रही है, बैटरी खत्म हो रही है, चलो कोई बात नहीं, पावर बैंक है। चलिए लॉस सारे क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग है मोल। पकड़ने इससे पहले कि ये स्वर्ग से धारे हैं, याद आ गई। अब बैग है, बैग थोड़ा जल्दी दो यार, और 1-2 बैग दे दो। वेरी गुड, और एक और दे दो, एक और, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बेटा, अगली हेडिंग देखिए जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग है मोल। ये हमारे हेडिंग खत्म हुई आज की क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के बाद दूसरी हेडिंग खत्म हुई हमारी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आप इनके प्रैक्टिस करके आएंगे क्वेश्चंस की, फिर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज मोल कंसेप्ट। व्हाट इज मोल? ठीक है बच्चों, मोल इज जस्ट अ यूनिट, जस्ट लाइक डजन। जैसे आपको पहले भी पढ़ाया है, बताया है कि 2 के लिए वर्ड यूज होता है पेयर, है ना, पेयर 2 के लिए यूज होता है, 12 के लिए वर्ड यूज होता है डजन, और ऐसे ही कई सारे वर्ड और बनाए हैं।
लेकिन हम ज्यादा उस पर नहीं जा रहे, इस सीधा आ रहे हैं। एक वर्ड है मोल, विच इज अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। दिस नंबर इज नोन एज मोल। ये 1 मोल है। तो इनिशियली ये मोल वर्ड काहे के लिए आया था? एक नंबर्स के लिए, मतलब कोई भी चीज एक्सेस थी तो उसे मोल कह देते थे, उस एक्सेस का नंबर आ गया। तो व्हाट इज 1 मोल? कलेक्शन ऑफ दिस। 1 मोल रुपीज हो सकते हैं, 1 मोल पैसे हो सकते हैं, 1 मोल एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल, आयन। जैसे डजन किसी चीज का हो सकता है, जरूरी नहीं अंडे ही खरीदो डजन, जरूरी नहीं केले ही खरीदे डजन में, बनाना, एग्स, ये जनरली डजन में आते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं भैया हम सेब डजन में खरीदें, हमारी मर्जी, हम खरीदें सेब डजन में। दर्जन मतलब 12 होंगे। इज इट क्लियर? मूल मतलब इतना बड़ा नंबर। बेटा किसी बच्चे से मैं डजन का क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद ही गलत करता है, और इनिशियली 11th में किसी बच्चे से मूल का क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद ही सही करता है। कुछ नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, दिमाग खराब हो जाता है, संभाल नहीं मिलता उससे। बाकी है कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है, बस दिमाग को स्टेबलाइज करके सोचना, जैसे दर्जन है वैसे ही मूल है। ठीक है, दर्जन और मूल एक जैसे, बस इतना सोचना। चलो मैं एक बार एग्जाम्पल दे रहा हूं, बता बेटा। लेट सपोज जो कॉमन एग्जाम्पल है हम उसकी बात कर रहे हैं, 1 डजन एग्स 20 रुपीज के। सपोज, जी मत कहिए किस दुकान पे मिलने, मुझे बता दो। तो 1 डजन एग्स 20 रुपीज के हैं, तो बेटा 5 डजन एग्स कितने रुपए के होंगे? कोई दिक्कत है? क्लियर है? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है बेटा, लेट सपोज यू आर ए शॉपकीपर, आप दुकानदार, और 1 डजन एग्स, लेट सपोज अब आप 50 रुपीज के बेच रहे हो। ठीक है, लेट सपोज। ठीक है, और एक बच्चा आता है, कहता है ये लो पकड़ो 200 रुपए, मुझे नहीं पता, मुझे बता दो कितने डजन एग आएंगे, कितने डजन उन्हें तुम दे दोगे? समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? इज इट क्लियर? दोनों क्वेश्चन क्लियर है? बेटा ये कह रहे 4 डजन एग, 4 डजन एग मतलब कितने एग्स होंगे? अब जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा उसके भी आंसर आ रहे हैं, लेकिन पता है क्यों? क्योंकि ये डजन इतना सिंपल है, बचपन से करते आ रहे हैं इसलिए आ रहा। मोल भी यही चीज है भाई, बिल्कुल यही चीज है। अगर मोल में इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती, सारे क्वेश्चन तुम्हारे सही होते, लेकिन वो वैल्यू ने सत्यानाश कर रखा तुम्हारा, ये इस वैल्यू के चक्कर में तुम परेशान। इज इट क्लियर? चलिए और एक आध पहले डजन को सही कर लेते हैं। बता बेटा 2.5 डजन मैंगोज है। ठीक है, मुझे मत कहना यार मैंगोज डजन में मिलते ही नहीं, भैया मान लिए 2.5 डजन मैंगोज है। हाउ मेनी मैंगोज? अरे वेरी गुड, समझ में आया। 1 डजन में 12 है, 2.5 डजन मल्टीप्लाई बाय 12 कर, 200 मैंगोज है या 220, 30 व्हाटएवर। हाउ मेनी डजन? समझ में आ गया? अभी तो दिमाग कितना अच्छा चल रहा है कि डजन कभी किसी के बनाने हैं, अगर डजन बनाने हैं तो डिवाइड बाई 12, और डजन हटाने थे तो मल्टीप्लाई बाई 12। ऐसे मोल किसी का हटाना है, इससे मल्टीप्लाई, मोल किसी का बनाना है, इससे डिवाइड। बट ये होना नंबर्स में चाहिए काम, जब वो नंबर्स पूछ रहा हो तब। ठीक है, अब फिर से मैं वही क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूं भैया, 1 डजन मैंगोज लेट सपोज 50 रुपीज के, 1 डजन मैंगोज 50 रुपीज के हैं, तो बताओ 5 डजन मैंगोज कितने रुपए के हुए? मेरे को यही उम्मीद थी, आधे से ज्यादा ना, जब मोल कभी भी पूछो इससे आगे बढ़ने की नहीं सोचते, 6.023 से डिवाइड कर दो, 6.023 से मल्टीप्लाई कर दो, अबे इसके आगे भी दुनिया है। अब का मतलब, तुम दुकान तो खोलो मत, और कोई नौकरी मत करना, देश का सत्यानाश करोगे नहीं तो है। अब क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, 1 दर्जन मैंगो 50 रुपए के हैं, तो भैया 5 दर्जन कितने रुपए के होंगे? कह रहा इंटू 12 है। भाई तू मार्क्स सुधार ले, क्योंकि कंफ्यूजन के चक्कर में बच रहा है तू, वहां तेरे आसपास कोई नहीं बैठा। वैसे बता जरा, आप बोल जरा साफ साफ। 50 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब ठीक है, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा था। चलो आया समझ में। और ऐसे 50 डिवाइड बाई 5 भी हो सकता है, वो अभी देखेंगे कब होगा क्या होगा। तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का खेल ही मोल में है। ठीक है, टाइम देखना क्या है, बचे अभी बचे हैं। अरे मुझे लगा ये कह रहे हैं 6 मिनट ऊपर निकल गए, तो और सॉरी, स्टार्ट कर रहे हैं लिखना।
लिखो जल्दी से। वन मोल इज कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज या एंटाइटीज, जो भी वर्ड पढ़ लो इसे भैया, ये इतनी एंटिटीज हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंटिटीज? मैटर, बेसिकली कोई भी चीज मैटर की जो काउंटेबल हो उसे एंटिटीज में ले सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, मॉलिक्यूल, व्हाटएवर। ठीक है, नाउ पहला वर्ड आ गया कि वन मोल में इतनी एंटिटीज होंगी, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है, ठीक। अब अगर आपके पास नंबर्स में क्वेश्चन है, नंबर्स में, तो अभी इस नंबर का यूज करना है, और अगर आपके पास नंबर में क्वेश्चन नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सपोज उन्होंने कहा किसी के भी 5 मोल की वैल्यू बताओ, तो भैया 1 मोल की वैल्यू इतनी है तो 5 मोल की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई। तो ये इतना बड़ा नंबर बार बार ना लिखेंगे, हम एवोगैड्रो नंबर लिखेंगे इसे Na। तो 5 मोल आयरन में हाउ मेनी आयरन एटम्स? बोलो, क्वेश्चन है, समझ में आया ना? उसे Na बोल दो। ठीक है, तो आंसर 5 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर या Na। वेरी गुड, कोई दिक्कत है? पहला क्वेश्चन क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? ठीक। अब मैं उल्टा क्वेश्चन दे रहा हूं कि मेरे पास 3Na मोल्स ऑफ आयरन है। इतने मोल्स हैं आयरन के, ठीक है, इतने मोल्स आयरन के हैं। हाउ मेनी आयरन एटम बेटा? एक एक जना बोलना सबने। हाउ मेनी आयरन एटम? 1/3 या 3? Na बोल दो उसे, बोल बेटा। नहीं तो वो Na हटा ही ना दो सीधा, तो 3Na अपॉन Na क्यों बोल रहे हो? सही, 3 इंटू Na लिखा हुआ आगे। हाँ बोलो। बेटा ये 2-3 बच्चे जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका आंसर यही है। फिलहाल जो तुम हंस रहे हो गधे हो। कई गधों का क्या है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, हमें Na से डिवाइड करवा लो, हमें Na से मल्टीप्लाई करा लो, हमें यही मालूम है। यहाँ ऊपर Na लिखा, हम नीचे लिखेंगे Na। अबे गधे, क्वेश्चन पढ़ ले भैया। 5 मोल में कितने एटम थे? मोल वर्ड हटाने के लिए Na से मल्टीप्लाई किया। अभी हमारे इतने मोल हैं, इस मोल को हटाना अब भी है, फिर Na से मल्टीप्लाई करना। लेकिन क्या है, बोले तुमने न्यूमरेटर में Na दे रखा, अब हम डिनोमिनेटर में लेंगे। वो हमें क्वेश्चन के लॉजिक से कोई मतलब नहीं, हमें बस अपने दिमाग लगा के बस ऐसे आंसर देना कि तो फिट हो रहा हो, कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाए। ऐसी पढ़ाई थोड़ी होती। चलो मोल को हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही रखते, ठीक है। और भैया अपने घर वालों को सबको बता दो, आप लोग आओ ना आओ, लेकिन बैच के बीच में कॉल ना करें, बैच के बाद में कॉल करके पूछ लें, और बैच से पहले कॉल करके पूछ लें कि मतलब वैसे तो वो खुद ही जानते हैं कि आप नहीं आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तभी तो बेचारों को कॉल करना पड़ रहा है। थैंक यू सर।